हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स के बारे में कि हम डिप्रेशन के टाइम पे कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें हमने ड्रग्स को डिवाइड किया है, उन ड्रग्स के बारे में, उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उन ड्रग्स के नाम, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स एंड उनका मैनेजमेंट प्लस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं जो नॉर्सेट में 2-3 बार बहुत बार पूछा गया है कि एक क्वेश्चन था आई थिंक नॉर्सेट 7 में कि एक पेशेंट है जो ड्रग्स एंटी डिप्रेसिव ड्रग कंज्यूम कर रहा है एंड उसको 3 to 4 वीक्स हो गए हैं। अब नर्स उसको क्या एडवाइस करेगी कि आप ड्रग स्टॉप कर दो या आप लेना बंद कर दो, तो आपको वो एडवाइस करना है कि क्लिनिकली इट टेक्स 3 to 4 वीक्स टू वर्क, right, to show the symptoms or to show the action. You don't have to stop the drug. आपको कुछ नहीं करना है, उस ड्रग को काम करने में ही 3 to 4 वीक्स लगते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट अपना काम करने में ही 3 to 4 वीक्स लेता है। सो यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट दैट सिचुएशन कि वो उसका ड्यूरेशन है टाइमिंग कि वो इतना टाइम लेता ही लेता है काम करने के लिए। दैट इज़ 3 to 4 वीक्स इट टेक्स टू वर्क। अब हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम SSRI के बारे में बात करेंगे, SNRI के बारे में बात करेंगे, TCA के बारे में बात करेंगे एंड इसमें हम माओ इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज SSRI। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन, योर आंसर विल बी SSRI, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। हम ड्रग्स के बारे में देखते हैं सर्टालिन, फ्लॉक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, citalopram, escitalopram. जो फ्लॉक्सिटिन है, it is also a drug of choice in OCD, that is obsessive compulsive disorder, which is not for the depression, हम यूज़ नहीं करते हैं इसको। इसके बाद हमारा आता है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम GI साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली इज़ नोजिया, डायरिया, एनोरेक्सिया एंड ड्राई माउथ होता है। यहाँ पे वेट माउथ नहीं होता है, जैसे हमने वेट माउथ पीछे क्लोजअप इन में पढ़ा था जो एंटीसाइकोटिक्स थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ड्राई माउथ होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन। और अब इसमें से भी पूछ ले कौन सी ड्रग कॉन्स्टिपेशन करेगी, और आंसर विल बी पेरोक्सिटिन विल बी कॉजिंग द कॉन्स्टिपेशन। और कौन सी ड्रग्स हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिख रखी है, दैट इज ओपियोइड ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन, एक्स्ट्रा पॉइंटर बता रही हूँ, एंड वेरापामिल ऑल्सो कॉज द कॉन्स्टिपेशन। अब CNS में वो क्या साइड इफेक्ट्स करेगा, दैट इज विविड ड्रीम्स। सेक्शुअल डिसेबिलिटी में मोस्ट कॉमन इफेक्ट फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट इज डिक्रीज लिबिडो एंड डिलेड इजैक्यूलेशन। ये भी डिक्रीज लिबिडो और डिलेड इजैक्यूलेशन शो करेगा। अदर साइन एंड सिम्टम्स फॉर द रिस्क ऑफ GI ब्लीडिंग विद नेसिड्स आर PPIs एंड हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो एल्डरली लोगों में देखा जाता है। ये क्वेश्चन था किसी प्रीवियस नॉर्सेट का कि जो एल्डरली पेशेंट हैं उनमें कन्फ्यूजन हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, दैट इज़ हाइपोनेट्रीमिया, और वो कौन सी ड्रग ले रहे होंगे, दैट इज़ एसिटालोप्राम। E फॉर एल्डरली एंड E फॉर एसिटालोप्राम, और वो क्या करेगा, हाइपोनेट्रीमिया करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को कैसे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, कन्फ्यूजिव स्टेट के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इसके बाद अदर्स के नीचे मैंने एरो बना के लिखा हुआ है SSRIs, एंड SSRIs आर इन प्रेगनेंसी, दे आर नॉट मेजर टेराटोजेनिक। येस गाइज, दे आर नॉट मेजर टेराटोजेनिक। यू कैन यूज SSRIs ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट जस्ट इन केस अगर आपको अवॉइड करना है देन यू शुड अवॉइड इट एंड यू शुड गो फॉर CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट इज पेरोक्सिटिन। अभी हमने ऊपर पेरोक्सिटिन के बारे में क्या बताया था कि ये क्या कॉज करती है, कॉन्स्टिपेशन। P फॉर पेरोक्सिटिन, P फॉर प्रेगनेंसी, यू हैव टू अवॉइड पेरोक्सिटिन इन प्रेगनेंसी। एंड क्यों, क्योंकि क्या कर सकता है, कार्डियोवेस्कुलर डिफेक्ट शो कर सकता है, इसलिए आपको पेरोक्सिटिन अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी के टाइम। इसके बाद हम याद करते हैं SNRIs, दैट इज सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दैट इज डॉक्सिलिटिन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो इसके साइड इफेक्ट SSRI और SNRI के साइड इफेक्ट सेम ही हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में SSRI ना पूछकर SNRI के साइड इफेक्ट पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि SSRI और SNRI दोनों के ही साइड इफेक्ट सेम है। व्हाट इज SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। व्हाट इज SNRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। डुलोक्सिटिन यू हैव टू रिमेंबर, क्यों, क्योंकि ये न्यूरोपैथिक पेन एंड डायबिटीज़ में मैनेजमेंट में हेल्प होता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TCA के बारे में, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन न्यूरोपैथिक पेन, दैट इज
नेक्स्ट हम बात करेंगे टीसीए के बारे में, दैट ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ 5-HT एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो वो क्या करेगा, इन दोनों के लेवल को बढ़ा देगा। सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, इट लीड्स टू द साइड इफेक्ट्स M1 पे एक्ट करेगा एंटीकोलिनर्जिक, दैट इज ड्राई माउथ, यहाँ पे भी सब में ड्राई माउथ हो रहा है। H1 है तो हाइपोटेंशन करेगा एंड ओबेसिटी। अब वो सिडेशन भी करेगा, सिडेशन करेगा तो हमें रात में देना होगा। और ये किसको ब्लॉक करता है, टीसीए, दैट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल। आपको याद रखना है कौन सा चैनल ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल। और इसमें 3 C's याद रखना, ECG चेंजेस करता है, दैट इज़ कार्डियक चेंजेस करता है एंड कोमा भी कर सकता है पेशेंट में। इसके बाद हम याद करते हैं ट्राईसाइक्लिक की ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो ट्राईसाइक्लिक में आती हैं। साइक्लिक ड्रग्स के नाम हैं, दैट इज़ एमीट्रिप्लिन, नॉरट्रिप्लिन, इमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, डेसीप्रामिन। अब इसमें से भी कौन कौन सी ड्रग्स आपको याद करनी है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इमीप्रामिन, विच इज़ यूज्ड इन नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, दैट मीन्स व्हेन अ बेबी पासिस द यूरिन इन द बेड, दैट इज़ नॉक्टर्नल, या फिर नाइट टाइप में, दैट इज़ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। अब देखो बच्चे, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी अलग है, दैट इज़ डेस्मोप्रेसिन, एंड इसकी ट्रीटमेंट ऑफ थेरेपी इज़ अलार्म थेरेपी। बट हम यूज़ ऐसी कौन सी एंटी डिप्रेसिव ड्रग है जो हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इमीप्रामिन। उसके बाद मोस्ट सेरोटोनिन सेलेक्टिव कौन सी है, क्लोमीप्रामिन, एंड मोस्ट नॉरएपिनेफ्रिन सेलेक्टिव कौन सी है, डेसीप्रामिन। इसके बाद आपको याद करना है टॉक्सिसिटी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम CNS साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में याद करेंगे। इसमें क्या होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, सोडियम चैनल ब्लॉक हो रहा है तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा, कोमा में जा सकता है पेशेंट, सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को, एंड कन्वर्जेंस। इसके बाद सीवियस हाइपोटेंसिव करेगा, QT प्रोलॉन्गेशन होगा, दैट इज़ QRS कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाएंगे तो कार्डिक अरिथमिया में चला जाएगा पेशेंट। उसके बाद ड्राई माउथ है, माइड्रियासिस, याद रखना बच्चों, माइड्रियासिस एंड हाइपरथर्मिया होगा, मियोसिस नहीं होगा, और क्वेश्चन में वो यही रूल आउट करने के लिए बोल देगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो बच्चे ध्यान से देखो, पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है, कोमा भी है, सीजर भी है, हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ, हाइपरथर्मिया, अरिथमिया। एसिडोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, सोडा बाइकार्ब, राइट, बेस होता है। तो इसको ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ IV सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल भी हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट 2 to 3 आवर्स में, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जितनी भी एसिड अंदर टॉक्सिसिटी हुई है उसको एब्जॉर्ब कर ले, और पेशेंट को की ECG हमें मॉनिटर करनी ही पड़ेगी कॉन्टीन्यूसली। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट इन TCA। क्या हम सोडा बाइकार्ब यूज़ करेंगे, हाँ पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है, यूज़ होगा। क्या हम डाइजिपिन यूज़ करेंगे, डाइजिपाम, हाँ सीजर हो रहे हैं डाइजिपाम करना पड़ेगा। क्या हम लिडोकेन यूज़ करेंगे, हाँ कार्डिक अरिथमियाज हो रहे हैं, लिडोकेन यूज़ होगा। क्या हम हीमोडायलिसिस करेंगे, नहीं, हमें हीमोडायलिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे हीमोडायलिसिस का एक कॉन्सेप्ट समझो, हीमोडायलिसिस हमेशा जब होता है जब कोई भी चीज़ इंट्रावैस्कुलर स्पेस में होती है। मैं 2 चीज़ें समझाऊंगी, यहाँ से ध्यान से समझना। डिजॉक्सिन के बारे में भी एक बात बताऊंगी, और यहाँ पे मैं किसके बारे में बात बता रही हूँ आपको, हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस हमेशा बॉडी के अंदर जब ही होगा जब कोई भी टॉक्सिसिटी आपके ब्लड के अंदर होगी, दैट इज़ इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में होगी। अगर कोई भी चीज़ आपके इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में है, आप तभी तो हीमोडायलिसिस करोगे ना। जब कोई चीज़ आपके इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में है ही नहीं तो डायलिसिस करने का कोई मतलब नहीं है बॉडी के अंदर। सेकेंड पॉइंट, जब लेकिन हम लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, वो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में है, वहाँ पर आप हीमोडायलिसिस करोगे पेशेंट का, वहाँ पे आप पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे डालोगे। बट यहाँ पर जहाँ पे आपकी TCA टॉक्सिसिटी हुई है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में आपको बोल दे क्या आप हीमोडायलिसिस करोगे TCA टॉक्सिसिटी में, योर आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि जो TCA टॉक्सिसिटी है वो एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में है, आपके इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में नहीं है। जब वो आपके इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में होगी तभी आप जाके उसको हीमोडायलिसिस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन में भी आप हीमोडायलिसिस पेशेंट की कभी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिजॉक्सिन होता है वो आपके स्केलेटल मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, ना कि आपके ब्लड में होता है। समझ आई मेरी बात? अटपटी लग रही होगी सुनने में, बट येस इट इज़ फैक्ट, इट इज़ फैक्ट। मैंने भी अपनी कोचिंग में पढ़ा है, रंजन सर ने हमें यही पढ़ाया है कि कोई भी चीज़ जब आपकी इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में होती है तभी उस चीज़ का डायलिसिस होता है। अगर वो आपके एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में है तो डायलिसिस आपको नहीं करना है। उस केस में डिजॉक्सिन में आप डायलिसिस नहीं करोगे। डिजॉक्सिन जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होती है वो आपके मसल्स के अंदर होती है, ना कि आपके ब्लड के अंदर। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, माओ इनहिबिटर्स कौन सा चीज़ें हमें ये
अवॉइड करनी है चीज़, बियर, रेड वाइन क्या करता है, ये हमारा चीज़ रिएक्शन करता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस करता है, ऑक्यूलोग्राइडिक क्राइसिस हमने पीछे पढ़ा था, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस करता है। ड्रग ऑफ चॉइस इज फेंटोलामीन। बच्चे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस याद कर लेना, क्या पता इस बार वो यही पूछ ले कि माओ इनहिबिटर्स की अगर जो चीज़ रिएक्शन हो रही है दैट इज़ टायरामिन रिच फूड आपको अवॉइड करना है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज़ फेंटोलामीन है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस। इसके बाद हम एटिपिकल, देखो बच्चे इसमें भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है टिपिकल एंड एटिपिकल। अब हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसिव के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ सारी, दैट इज़ SARI, दैट इज़ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट रीअपटेक इनहिबिटर, दैट इज़ टेराडोजोन। टेराडोजोन सारी के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज टेराडोजोन। टेराडोजोन का मेजर साइड इफेक्ट है दैट इज पियाप्रिज्म, पेनफुल प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पेनिस, इरेक्शन रहेगा उसमें। नेफेडोजोन दैट इज वो हिपैटोटॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है लिथियम टॉक्सिसिटी में, जो मैंने अभी समझाया कि आप हीमोडायलिसिस करते हो। इसके बाद आपका आ जाता है मिर्टाजिपिन, जो मैक्सिमम सिडेशन एंड वेट गेन कराता है। बट इसमें ये बच्चे ये क्वेश्चन याद करना, मैं इस क्वेश्चन कैसे समझाती हूँ आपको। ये ड्रग को अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसको डिप्रेशन के सारे साइन एंड सिम्टम्स है, आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो भाई है तो डिप्रेशन का, बट ये पूछ ड्रग रहा है मुझसे, बट अब इसको पहले से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये SSRI ले रहा था और इसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो गए, डिलेड इजैकुलेशन हो गया। अब मैं अभी SSRI तो ले रहा था, अब इसको डिलेड इजैकुलेशन हो गया, तो क्या मैं वापस उसको SSRI दूंगी? नहीं, मैं उसको क्या दूंगी, मीटाजिपिन दूंगी। क्यों? क्योंकि उसके कोई भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट NDRI के बारे में बात कर लेते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। बुप्रोपियन ये लो रिस्क ऑफ सेक्सुअल साइड इफेक्ट शो करेगा, बस इसका मेजर साइड इफेक्ट है सीजर्स। तो अगर किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट सीजर है, अभी हम कौन सी ड्रग पीछे पढ़ के आ रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट हमने सीजर पढ़ा, क्लोजापिन, तो क्या आप बुप्रोपियन को क्लोजापिन के साथ दोगे? नहीं दोगे। क्यों? इसका भी साइड इफेक्ट सीजर है, उसका भी साइड इफेक्ट सीजर है, पेशेंट खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसी कौन सी ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट जो स्मोकिंग सेजेशन में हेल्प करती है, दैट इज बुप्रोपियन है वो ड्रग। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी आपको बुप्रोपियन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को सीजर हो सकता है। तो आपको ऐसी कोई ड्रग नहीं देनी है पेशेंट को जिसकी वजह से वो सीजर को इंड्यूस करेगी। इसके बाद अगर कोई प्रेगनेंसी है और डिप्रेशन है और उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या आप ECT दे सकते हो? येस, ECT कैन बी गिवन इन दी प्रेगनेंसी। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज योर सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में, विच इज़ इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन सिंड्रोम का बच्चा देखो मतलब इतना सा होता है कि सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में तो बढ़ गया है, बट अब मैंने किसी पेशेंट को SSRI भी दे दी है और माओ इनहिबिटर्स भी दे दिया साथ में। अब मैंने ये दोनों एंटी डिप्रेसिव ड्रग उसको साथ में दे दी, तो जब मैंने दोनों ड्रग एक साथ दी तो उसके साइड इफेक्ट जो पेशेंट में आ रहे हैं दैट इज सेरोटोनिन सिंड्रोम, उसको हमने क्या बोल दिया, सेरोटोनिन सिंड्रोम। उसमें क्या होगा, डायरिया, डायफोरोसिस, मायोक्रोनिस मतलब जर्की मूवमेंट आ रहे हैं उसकी बॉडी में, ट्रेमर्स आ रहे हैं, अटैक्सिया हो रहा है उसको, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है उसको, सीजर्स आ रहे हैं, रिजिडिटी आ रही है। तो इसमें हमको क्या करना है, सपोर्टिव केयर देनी है। और इसकी ड्रग ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस इज साइप्रोहेप्टाडीन, साइप्रोहेप्टाडीन है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज सेरोटोनिन सिंड्रोम। कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन डिप्रेशन पेशेंट, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना है, हमेशा पेशेंट से ही पूछना है सुसाइडल थॉट्स के बारे में, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने हैं उसके रूम के अंदर, उसको सुपरवाइज करना है मेडिकेशन लेने के टाइम पे भी और उसकी दवाइयाँ या फिर खाना लेने के टाइम पे भी। 1-to-1 बेसिस पे उसका ऑब्जर्वेशन, अंडर सर्विलेंस रखना है पेशेंट को। फॉर्मुलेट करने हैं रिटन कंटेंट एंड मतलब शॉर्ट रिटन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके साथ, एंड कॉन्टिन्यूस सुपरविजन। और ड्यूरिंग द स्टाफ चेंज हो रहा है तो उसको कांस्टेंट सुपरविजन में रखो कि पेशेंट को पता है कि ठीक है अभी इनकी शायद शिफ्टिंग चल रही है स्टाफ की, तो मैं अभी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं ये कर लूँ। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है उस टाइम पर, अंडर ऑब्जर्वेशन करना, अकेला नहीं छोड़ना। पैसिव सुसाइड हो सकता है कि वो बाथटब में डूब गया जानबूझ के, इससे उसको पैसिव सुसाइड बोल सकते हैं। और रिमूविंग फ्रॉम द डिजीज़, दैट मीन्स एक होता है पैराडॉक्सिकल सुसाइड। जब भी हम पेशेंट को, डिप्रेशन वाले पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट इज़ 5-HT, दैट इज सेरोटोनिन, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसका लेवल धीरे धीरे करके जंप अप करता है, बढ़ने लगता है। तो उस केस में भी पेशेंट आपको ऐसा दिखाएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो सारी चीज़ें मानेगा आपकी, वो सब कुछ करेगा,
बट बाद में एंड अप में जाके वो बाद में जाके सुसाइड कर लेगा। हम उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल सुसाइड, जंप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, गेन ऑफ एनर्जी, कि उसको अब इतनी एनर्जी आ गई है कि हाँ वो सुसाइड कर सकता है। तो जब आप मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हो आपको तब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पेशेंट का। एनक्लेक्स का एक ऐसी क्वेश्चन है कि मैंने पेशेंट को मेडिकेशन दे दी तो क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ, पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो गया? नहीं, आपको तभी उसी टाइम सबसे ज़्यादा पेशेंट को सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर पैराडॉक्सिकल सुसाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सडन चेंज इन द बिहेवियर, अनयूजुअल हैप्पीनेस दिखाएगा, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा, डेफिनेट प्लान होगा उसका, मैं सुबह ये उठूंगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा और शाम को जाके मैं सुसाइड कर लूँगा। दैट इज़ डेफिनेटिव प्लान, वो दे के जाएगा आपको। तो आपको उस केस में, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंट को अपने सुपर विजिलेंस के अंदर रखना है। तो ये था आपका सारा एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में। हमने SSRI, SNRI, TCA विद टॉक्सिसिटी, नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड ब्रोप्रोपियोन के बारे में डिस्कशन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब एंटी मेनिक ड्रग्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ लिथियम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस ड्रग, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए।